अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 12 अक्टूबर 2025 है। खैबर पख्तूनख्वा में अगले 24 घंटे इंतहाई अहम गिरदाने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वजीर आला का इंतखाब है, दूसरी जानिब जो गुज़िश्ता रात एक तनाज़ा सामने आया, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर जो है वो फायरिंग का पहले तबादला हुआ। अफगान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग इनिशिएट की गई और उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया। तो इस सारे अमल के दौरान केपी गवर्नमेंट की ट्रांजिशन कितनी आसान और स्मूथ हो सकेगी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही हम ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जज साहिबान, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह ने निजाम को खरी खरी सुनाई है। खास तौर पर पंजाब के अंदर जो गुड गवर्नेंस के दावे दो रोज कबल बड़े बुलंगो बांग किए गए, उन दावों का भी बराह रास्त जवाब आ गया है। मौजरा क्या है, आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर करती हूँ। आगाज हम लोग करेंगे कि हुआ एक्चुअली क्या गुज़िश्ता रात हुआ ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो पाक अफगान बॉर्डर है, वहां पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग की गई। और ये फायरिंग जो है ये अफगानिस्तान की जानिब से मौकिफ ये है कि ये फायरिंग उस जवाब में की गई कि जो 2 रोज कबल पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की, जिनको ना बराह रास्त कबूल किया गया, ना बराह रास्त डिनाई किया गया, बल्कि सोर्सेज से ये खबर कोट हुई कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने कार्रवाई की है काबुल के अंदर जाकर के। और जो कलअदम तहरीके तालिबान है, उसको यानी कलअदम टीटीपी के जो मेन कुछ जो है वो उनके लीडर्स हैं, उनको निशाना बनाया, उनके सरबराहान को निशाना बनाया। लेकिन बाद में कुछ उस दावों की भी तर्दीद सामने आई, मगर बहरहाल पाकिस्तान का एक दावा ये है कि अफगानिस्तान हमारे मुल्क के अंदर होने वाली जो दहशतगर्दी है, उसको बराह रास्त जो है वो एक तरह से उसकी मुआवनत कर रहा है। कई मरतबा अफगानिस्तान को बता देने के बावजूद उसका सिलसिला रुक नहीं रहा। तो पाकिस्तान अब बराह रास्त ये कहता है कि हम अपने दिफा के लिए जो है वो अफगानिस्तान के अंदर या मुल्कों के अंदर ये काम कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान ने, चूंकि आपको पता है आजकल अफगानिस्तान के टाइज जो है वो इंडिया से बड़े क्लोज हैं। और अगर हम रीजनल डायनेमिक्स को देखें, तो जब अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो है अब तालिबान हुकूमत के, वो इंडिया के दौरे पर हैं और उस दौरान जो है वो पाकिस्तान ने वहां पर स्ट्राइक्स की, उसके दो उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया ऑफिशियली, लेकिन सोर्सेज से ये खबर आई। और उसके बाद अब अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता रात जो है वो बिला इश्ताल फायरिंग की और उसकी वीडियोस भी जो है वो सामने आ रही है, जो कि ये दिखाती है कि वाकई ही किस तरह से फायरिंग हुई और फिर जवाबी फायरिंग भी पाक फौज की जानिब से की गई। और जो इशू की गई स्टेटमेंट, उसके मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से मुतअद्दिद अफगान फौजी हलाक हो गए और भारी नुकसानात के बायस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें खाली हो गई। सिक्योरिटी जराये ने यह बताया है कि अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगवाड़ा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारमचाह के मुकाम पर बिलाश्ताल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक, सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेस की फायरिंग का मकसद जो है वो ख्वारिज की तश्कीलों को बॉर्डर क्रॉस करवाना भी था, क्योंकि आपको पता है बॉर्डर एरियाज पे ये बड़ी पुराना और बड़ा ओल्ड किस्म का एक तरीकेकार चलता है। तो हमारी जो सिक्योरिटी जराये हैं, वो ये दावा करते हैं कि वहां पर चूंकि वो बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे, उन्होंने वहां पर फायरिंग शुरू की ताकि फोर्सेस डिस्ट्रैक्ट हो और वो बॉर्डर क्रॉस हो सके। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया, ना सिर्फ भरपूर जवाब दिया गया, बल्कि उसके बाद भी जो है वो मुख्तलिफ अफगान जो चेक पोस्टें थी, उनको मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने फिजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये ये कहते हैं कि दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फिजाई वसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और अफगान पोस्टों को खारजियों को कवर देने में जो है वो नाकाम हो गई और खारजी मुंतशिर हो गए। ये भी कहते हैं, दावा किया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान है उनकी जानिब से पाकिस्तान की तरफ ये पैगाम भी आया है कि इस मामले को रोका जाए। मगर बहरहाल अफगानिस्तान को इनिशिएट करना नहीं चाहिए था। एक तो इस लेवल पर जब इनिशिएट किया है तो दे हैव टू फेस द म्यूजिक बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। अब कहानी यहाँ पर ये है कि रीजनल डायनामिक्स में पाकिस्तान किस तरफ को चल रहा है। पाकिस्तान ने अब हमने देखा कि मई में जो है वो पाकिस्तान भारत का एक जंग जो है वो हमने देखी, बड़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थी, लेकिन उस टाइम पीरियड ने दुनिया को बहुत हिलाया, क्योंकि दोनों जो है वो एटमी ताकतें हैं और दोनों के अंदर इस किस्म का एक दूसरे के लिए जज्बा है कि अगर शुरू हो गया तो मामला रुकेगा नहीं। भारत को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद भारत कर क्या रहा है कि अपने रीजनल एलायंस बना रहा है, यानी जो है वो खारजी महाज पे अफगानिस्तान के साथ मामलात सेट कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो करने की कोशिश जरूर की जाती है भारत की जानिब से। ना कुछ चीजें फैक्चुअल जो है वो पॉइंट्स हैं, उनको हम इग्नोर कर नहीं सकते। हमारी सरजमीन पे हमारे मुल्क के अंदर क्या डिबेट चल रही है, दैट इज अनदर थिंग।
बाहर बॉर्डर पे क्या चल रहा है दैट इज़ अनदर थिंग। तो बहरहाल ये सूरत-ए-हाल जो इस वक़्त है, तमाम तर नेशनल मीडिया इस वक़्त ये तमाम खबरें चला रहा है और इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक सबसे अहम तरीन ट्रांज़िशन होनी है अगले 24 घंटे के अंदर वो गवर्नमेंट की है। अली अमीन गंडापुर ने अपना हैंड रिटन भी दे दिया इस्तीफ़ा, उसके बाद स्पीकर को जो हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाबर सलीम सवाती, उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो केपी असेंबली है उसका इजलास तलब किया है और आज दिन 3 बजे तक कागज़ात नामज़दगी नए वज़ीर आला के लिए जो उम्मीदवारान हैं वो जमा करा सकेंगे। कल वज़ीर आला का इंतखाब सुबह 10 बजे इजलास बुलाकर किया जाएगा। सिंगल एजेंडा जो है वो इजलास का रखा गया है। आईन पाकिस्तान की आर्टिकल 300 उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम तर सॉरी आर्टिकल 208 गालिबन आई थिंक सो कि मैं इसमें मिक्स हो रही हूँ। मैं आपको एग्ज़ैक्टली उस आर्टिकल का नाम बताती हूँ जिसके तहत जो है ये इजलास बुलाया गया है। तो स्पीकर ने जो है वो अपने जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल किया है और उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कल सुबह 10 बजे यानी 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे ये इजलास तलब कर लिया है। अब कहानी ये है कि जहाँ पर एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये इजलास तलब किया गया और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो नए वज़ीर आला का इंतखाब होना है। सॉरी आर्टिकल 130 आई जस्ट मिक्स्ड इट अप पहले और आर्टिकल 130 पूरा तरीक़ेकार बताता है सूबाई असेंबलियों का किस तरीके से वज़ीर आला का इंतखाब होना है, किस तरीके से नहीं होना। तो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये चेंज आने जा रहा है। इस दौरान आपको पता है बाकायदा जो सहाफ़ती गुमाश्ते हैं, जिनको कासलीस भी कहते हैं हम आजकल, बड़ा ये जुमला इन पर फिट भी आता है, चलता भी है, यानी आपको जो चीज़ पकड़ाई जाती है, जो बयानिया थमाया जाता है, आप उसको टो करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि भई सुहेल आफरीदी किसी सूरत रियासत को कबूल नहीं है। अवामे पाकिस्तान का मैंडेट इनके लिए कुछ नहीं है। रियासत को चूँकि एक शख्स पसंद नहीं है, चूँकि वो शख्स जारहाना रवैया रखता है, चूँकि उस शख्स का ताल्लुक जो है वो ज़िला खैबर से है, चूँकि वो उस इलाके से है जो हमेशा से इन ऑपरेशंस और इन मामलात से इफ़ेक्टिव रहे हैं, वहाँ की तर्जुमानी कर सकता है, तो वो रियासत को पसंद नहीं आ रहा। अब एक बंदा कैसा निकलेगा, कैसा नहीं निकलेगा, अवाम का इंतखाब है। उस सूबे में अवाम ने उनको वोट दिए हैं, वहाँ पर अवाम इस चीज़ के ऊपर भरोसा करती है। आप कौन हैं? लेकिन बाकायदा इस बयान को टो किया जा रहा है, चलाया जा रहा है गुज़िश्ता रोज़ से मीडिया चैनल्स पर। तो बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ एक तरफ ये चल रहा है, वहाँ पर ये भी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और गवर्नर राज की तरफ मामलात को ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगेन बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर किसी भी किस्म की इश्ताल अंगेज़ी, अफ़गानिस्तान के साथ जंग की सूरत में केपी के हालात नॉर्मल नहीं रह सकेंगे। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं डॉट्स को कनेक्ट करके कि क्या, क्यों, किस लिए, किस वजह से हो रहा है। बहरहाल अगला जो है वो अब वज़ीर-ए-आला के जो इंतखाब का तरीक़ेकार है वो तो शुरू हो चुका है और उसका तरीक़ेकार आज ये है कि आज शाम 3 बजे तक जो है वो कागज़ात नामज़दगी जमा करा सकेंगे उम्मीदवारान। केपी असेंबली में कागज़ात नामज़दगी की जाँच-पड़ताल 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक यानी आज शाम 4 बजे तक होगी। स्पीकर असेंबली जो है वो उम्मीदवारों के कागज़ात की जाँच-पड़ताल के बाद हतमी फ़हरिस्त जारी करेंगे और इंतखाब कल सुबह 10 बजे के इजलास में 13 अक्टूबर को होगा। तो ये सब फॉलो होना है एक तरफ, दूसरी जानिब जो बॉर्डर पे चल रहा है, जिस किस्म के हालात खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे हैं, कितने एरियाज़ को जो है वो इफ़ेक्ट किया गया मैंने आपको बताया, कितने बॉर्डर एरियाज़ पर जो है वो इस वक़्त ये मामला शुरू हुआ आप खुद देख सकते हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि जहाँ एक तरफ को ये सब किया जा रहा है, दूसरी जानिब ये चल रहा है, तो परसों यानी 2 रोज़ कबल जो डीजी आईएसपीआर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने गुज़िश्ता रोज़ ही बड़ी मुफ़स्सिल गुफ्तगू की ना, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चंद चीज़ों को बड़ा क्लियरली क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पब्लिक डोमेन में अपनी डिस्कशन को डिस्कोर्स में खुद लेकर आए, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली चंद चीज़ों को कहा जी, उन्होंने कहा कि देखिए ना जो ये बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस है पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, वहाँ पर ये सब क्यों नहीं होता? हज़ूर पंजाब और पंजाब और सिंध के दरमियान में एक पूरा कच्चे का इलाका है जहाँ रियासती कोई रिट नहीं है। दैट इज़ अ गुड गवर्नेंस। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि लोग अदालतों में कत्ल कर रहे हैं, अपने जो मुतासरा फरीक है वो दूसरे को कत्ल कर देता है क्योंकि उन्हें यकीन है अदालतें चलेंगी नहीं। दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पंजाब के अंदर अवाम निकला करती थी, आपने बराह रास्त गोलियाँ चलाने का ट्रेंड चलाया, लोगों ने बात करना बंद कर दी, निकलना बंद कर दिया, दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आपने हर एक को बंद कर दिया, आवाज़ जो है वो किसी को निकालने की इजाज़त नहीं, बोलने की किसी को इजाज़त नहीं। अगर कोई बोले, कोई फैक्चुअल बोले तो उसको जो है वो नोटिसेज़ आ जाते हैं बाकायदा कायम करदा इदारों से। पेका एक्ट आपने तरमीम करके हर शख्स को उसके ज़ुमरे में ले आया, उसके बाद आपने सब कुछ ठीक करके एक जो है वो सूबे की वज़ीर आला को इस कदर एम्पावर कर दिया है कि तमाम तर वसाइल उस तरफ लग रहे हैं, पूरी मीडिया कवरेज उस तरफ लग रही है, पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड दे के अगले को कहा जा रहा है कि हम आपको फुल टॉसें कराएँगे तो आप छक्का मारो, हम आपको किसी भी तरह की जो है ना वो स्विंग या किसी भी तरह का यॉर्कर वगैरह नहीं कराएँगे कि आपको मुश्किलात का सामना हो एंड फिर आप कहें कि वहाँ पर गुड गवर्नेंस है। सिंध के अंदर गुड गवर्नेंस है,
आधे से ज़्यादा सिंध के अंदर किसी की रसाई है, वहाँ पर सड़कें हैं, वहाँ पर पानी है, वहाँ पर साफ रहना-सहन है, फिर ठीक है, वो तो ठीक है। बलूचिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते? बलूचिस्तान के अंदर तो इंसर्जेंसी है, लेकिन बलूचिस्तान में तो आपकी लगाई गवर्नमेंट आती है, वहाँ पर तो कभी कोई आज़ादाना मुंतखब गवर्नमेंट आती ही नहीं है। वहाँ पर तो बाप पार्टी पैदा हो जाती है, तो वहाँ पर गुड गवर्नेंस क्यों नहीं है? वहाँ पर ये गैप्सेस क्यों हैं? वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया ऑपरेट क्यों करता है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपकी बैरूनी ताकतें वो काम क्यों करती हैं? तो इसके ऊपर कुछ सख्त रद्द-ए-अमल जो मैंने आपको आगाज़ में बताया कि जज साहिबान आज डॉन इंग्लिश का जो है ना वो एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से और उसमें वो जो क्लाइमेट इमरजेंसी है उसके बारे में बात करते हैं जो इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। सैलाब से मुतासरा इतना आपका इलाका गुजरा वहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी और जो पुअर गवर्नेंस है इसके ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं थी। तो एक सेशन था डॉन इंग्लिश की जानिब से और उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, फैसल सिद्दीकी साहब कन्वीन कर रहे थे एक सेशन को, उसके अंदर वो शरीक थे और लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस जवाद हसन वो भी वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर जज साहिबान ने जो गुफ्तगू की वो सुनने के लायक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो एक जज के तौर पर समझते हैं कि हुकूमत आम आदमी की बेहतरी में दिलचस्पी ही नहीं रखती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी सनती या एलीट की तो परवाह है हुकूमत को, लेकिन आम आदमी इस तस्वीर में, इस पिक्चर में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने कहा कि आम आदमी कंप्लीटली इररिलेवेंट है गवर्नमेंट के लिए। वो क्लाइमेट चेंज के सेंस में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती हैं गवर्नमेंट को। फिर उन्होंने ये भी कहा सिविल सोसाइटी चूंकि वहां बैठी थी और वो गुफ्तगू थी क्लाइमेट इमरजेंसी के बारे में और इस बारे में कि लोगों को साफ माहौल दिया जाए, जो आपने 26वीं तरमीम में साफ माहौल का हक भी शामिल किया था, सेफ एनवायरनमेंट का, वो दे भी रहे हैं आप। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सिविल सोसाइटी डेड है। सिविल सोसाइटी बस घर बैठकर फिजाई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के गिले करते हैं, कभी घर से आप निकले? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सिविल सोसाइटी से सवाल किया कि आपने कभी कोई क्लाइमेट चेंज के हवाले से एहतजाज किया, हुकूमती पॉलिसियों का सवाल किया, अदालतों में गए, केसेस की पैरवी की कि हमारे मुल्क को कितनी बड़ी जो है वो थ्रेट लाहक है मौसमियाती तब्दीली की मद में। उन्होंने कहा अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और आकर आपको आपका हक नहीं देगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि हुकूमत को आवाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मौसमियाती तब्दीली बुनियादी अदालती मामला है, लेकिन यहाँ चंद जज सारे का सारा शो चला रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली का मामला आता है तो चंद जजेस का नाम आता है, बाकी जो हमारी पूरी की पूरी जुडिशरी है उसे परवाह ही नहीं है कि ये कितना फंडामेंटल इशू है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह मिसाल देते हुए भी कहते हैं एंड गॉड नोस कि वो किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब भी कोई क्लाइमेट से रिलेटेड मसला आता है तो कहा जाता है कि मंसूर चाहे ना मंसूर से बात कर लें, यानी अपना कहते हैं। फिर कहते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड मसला आता है तो कहा जाता है जस्टिस आयशा से पूछ ले। फिर कहते हैं व्हाट इज दिस, बाकी जज साहिबान को इतने फंडामेंटल मसले के बारे में पता क्यों नहीं है? तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी बड़े मासूम आदमी है, वो सवाल कर रहे हैं हुकूमत से, वो सवाल कर रहे हैं जजेस से। यहाँ पर उन जज साहब को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है जिनके क्रेडिट पर कोई आईनी तशरीह की जजमेंट नहीं थी। यहाँ पर उन जज साहिबान को उठाकर के आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया और अपने फेवरेट जजेस को नवाजा गया जिनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली आईनी मामलात को आगे लेकर कैसे चलना है। कोई फौजदारी का माहिर है तो कोई टैक्स मैटर्स का माहिर है, किसी ने तो जुरिस्प्रूडेंस कायम करनी है, लेकिन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस की बात है ना, वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से बड़ा कोई खतरा नहीं है। यानी हम 3-4 दिन से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को पीटीआई से बड़ा कोई खतरा नहीं है। ये अभी रिसेंटली दोबारा ये बयानिया पैदा किया गया। लेकिन जय साहिबान कहते हैं कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से बड़ा कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी हमारे वजूद को, पाकिस्तान के वजूद को खतरा जिस चीज से है वो मौसमियाती तब्दीली है। हमने इस साल क्या देखा? हमने इस साल ग्लेशियर्स पिघलते देखे, हमने इस साल क्लाउड बर्स्ट देखे, हमने उन गांव बुनेर में क्या हुआ, हमने वो गांव तबाह होते देखे, हमने पत्थरों को बारिश के साथ आता देखा, हमने सैलाब देखा, पूरा पंजाब डूबा। लेकिन हमारी तरजीह क्या है कि पीटीआई को फारिग कर दो, सूबे में उनकी असेंबली ना आने दो, ये ना करने दो, वो ना करने दो। तो जज साहिबान इसी बात के ऊपर वो कहते हैं भाई क्लाइमेट लिटिगेशन एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया के अंदर ग्रीन एनर्जी, ग्रीन जो है वो चेंजेस के ऊपर बात हो रही है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में साफ हवा नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने पंजाब की गुड गवर्नेंस में बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा पंजाब के अंदर इतनी पुअर गवर्नेंस है कि आप जब इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा मैं हर वीकेंड पंजाब आती हूँ, लाहौर उनका ऑब्वियसली आबाई घर उनका इलाका है। वो कहती है जब मैं पंजाब लाहौर एंटर होती हूँ तो गुड गवर्नेंस के समरात ऐसे दिख जाते हैं कि हवा में भारीपन, हवा में आलूदगी महसूस होती है। ये है पंजाब की गुड गवर्नेंस। ये है पंजाब के अंदर अच्छा माहौल जहां पर सांस कोई साफ सुथरी माहौल में नहीं ले सकता। और फिर जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों के दरमियान एक वो पैल्टी है, जो एक तफरीक है,
وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان میں امیر اور غریب کا فرق اس وجہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے، ہر شخص کو صاف ہوا کا حق حاصل ہے، لیکن مل نہیں رہا نا، یہاں پریورٹی اور ہے۔ یہاں پر آپ نے دکھانا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے، آدھا ملک بند پڑا ہے، راستے بند پڑے ہیں، سول سوسائٹی سوئی ہوئی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ملک کے اندر خواتین کی حرمت جو ہے اس کو بالکل پیروں کے نیچے رون دیا گیا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے سول سوسائٹی کو۔ یہی سول سوسائٹی ایک ایک مسئلے کے اوپر عورت مارچ نکالتی تھی، باقاعدہ احتجاج کرتی تھی۔ 2018 کے بعد سول سوسائٹی اتنی ایکٹیو کی گئی تھی 3 سال، کہ آپ یقین کیجئے کہ ٹھیک ہے اس سائڈ پہ ہم بھی اس وقت ہم بھی دوسری سائڈ کھڑے تھے، کیونکہ لگتا تھا کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ آگے جا کر جو منافقتیں ہیں اس کی تمام تر حدیں پار کر دی جائیں گی، اور یہ سول سوسائٹی گھر میں سوئی رہے گی۔ تو جئی صاحبان نے کافی جھنجھوڑا ہے آج، اور خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح کا رویہ موجودہ نظام نے مختلف جگہوں پر رکھا ہوا ہے، اس کے بعد اس قسم کی جھنجھوڑ چاہیے تو، لیکن بڑی حیران کن میرے لیے بات ہے کہ جئی صاحبان ایک فورم پر گئے، انہوں نے گفتگو کی، کہیں اس کا نام کہیں اس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پڑھی لکھی بات نہ کوئی سننا چاہتا ہے نہ کوئی کرنا چاہتا ہے نیشنل ٹیلی ویژنز کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ عام آدمی کا حق ہے کہ اس کو آگاہی دی جائے، اور وہ انہی پلیٹ فارم سے ممکن ہے ہم جس سے اب گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو ایک کنٹرولڈ انفارمیشن چل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے فی الوقت اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔